डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे किसी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं थ्रू सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम देखेंगे अब सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत बड़ा मेथड था तो उसको तो हम इतना बार बार यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर भी एग्ज़ाम में आता तो बहुत शॉर्ट टर्म में हमें निकालना पड़ेगा कि जो रिड्यूसिबल है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्ट में GOT भी बोल देते हैं। तो हम यही देखने जा रहे हैं कि GOT की हेल्प से हम कैसे कोई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम या ये GOT क्या चीज़ है। तो आज तो हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि GOT क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे बना पाएंगे हम इसकी हेल्प से। अच्छा, तो अब ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी थ्योरम हम मैथमेटिकल फॉर्म लेने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, इसका मीनिंग क्या है वो हम नीचे चल के अभी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी थ्योरम आपको यहाँ पर जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द irreducible representation of a group follow the great orthogonality theorem which is stated as follows। ठीक, तो जो भी reducible representations होती हैं किसी भी ग्रुप की वो सिर्फ GOT को फॉलो करती हैं और उसी को फॉलो करके वो हम बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है ये सब, क्या चीज़ कौन कौन सी टर्म है, इन टर्म का मीनिंग क्या बैठता है। यहाँ पर जो समेशन आर लिखा है, समेशन आर तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हमने यहाँ लिखा हुआ है उस सब का समेशन करना है। तो आर से यहाँ पर क्या मतलब है, द समेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस इन अ ग्रुप। जो हम किसी ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशन ऑपरेशंस कराते हैं, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेशन करा लिया, ठीक है, CN ऑपरेशन होता है, आई ऑपरेशन होता है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं बस उनका ये समेशन है। ठीक, अब ये क्या है, नेक्स्ट टर्म है इसमें टॉ आई आर और ये सफिक्स में लिखा हुआ है MN। अब टॉ का क्या मतलब होता है, टॉ मीन्स होता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और कौन सी वाली, आई वाली, आई से मतलब है कोई भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं, पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये RMN का क्या मतलब है। देखिए इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर हम सपोज हमने क्या करा, ये है मैट्रिक्स एलिमेंट RMN ऑफ द मैट्रिक्स R रिप्रेजेंटिंग rth सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द ith रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। अब ये इतने लंबे चौड़े का क्या मतलब हुआ, सिर्फ वो मैं आपको बता रही। सपोज हमने कोई E मैट्रिक्स बनानी, ठीक है, E मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम बना रहे हैं वन डायमेंशनल तो ये हमारा सिर्फ ये इतना आएगा उसमें। ठीक है, अगर हम बना रहे हैं E की टू डायमेंशनल तो टू डायमेंशनल हम कैसे बना सकते हैं, ये 1 0 0 1। ठीक, ये सब मैंने आपको बताया था कि E का जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा हम जो कैरेक्टर हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाल रहे थे, इन सबको हम प्लस कर दे रहे थे। जो भी हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको प्लस करके कर रहे थे। तो इसका कैरेक्टर जो आएगा वो आएगा 1, इसका कैरेक्टर 1 + 1 = 2। और अगर हम 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 0 और 0 0 1। तो अब जो कैरेक्टर निकल के आएगा इन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, तो मतलब E मैट्रिक्स का, तो वो आ जाएगा 3। तो ये हमारी हो गई 1 × 1 मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, ये हो गई हमारी 2 × 2 मैट्रिक्स जिसमें 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है। ये हो गई हमारी 3 × 3 मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक, तो ये इसके ऑर्डर को भी बता रहा है और ये इसकी डायमेंशंस को भी बता रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर E की जो है 1 डायमेंशन की मैट्रिक्स बनी है, यहाँ पर 2 डायमेंशन वाली और यहाँ पर 3 डायमेंशंस वाली। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें निकाल रहे हैं तो 3 × 3 = 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअल में हम इनको बोल देते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर खाली 1 एलिमेंट है। और अगर हमें ट्रेस निकालना हो तो यहाँ पर तो क्योंकि सिंगल यही नंबर है तो हमने ये लिख दिया और यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को हमने प्लस करके लिखा हुआ। ठीक, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस वाली। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ लिखा था RMN। अब RMN कोई जो है एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इस RMN का मतलब क्या हुआ,
देखिए इसका मतलब है ये जो पहला जो नंबर होता है पहला जो नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, आर, और क्योंकि ये सेकंड रो में है तो मैंने लिखा 2, और क्योंकि ये सेकंड कॉलम में है तो मैं लिखूंगी 2। तो ये R22 का मतलब हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सपोज मैं इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, R, क्योंकि ये थर्ड रो है तो मैंने पहले लिखा थर्ड, और क्योंकि ये थर्ड ही कॉलम है तो फिर से मैं 3 लिख सकती हूँ। तो इस तरह से पहला जो नंबर होता है वो रो को, और जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अब हम समझ लेते हैं इसका मतलब कि मैट्रिक्स एलिमेंट RMN, यानी यही वाला, जैसे कोई सपोज ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है तो R22 ऑफ द मैट्रिक्स R, तो जो ये मैट्रिक्स हमने बनाई रिप्रेजेंटिंग Rth सिमेट्री ऑपरेशन, कोई भी हमने सिमेट्री ऑपरेशन ले लिया, जैसे ई भी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, जो भी हमारा पॉइंट ग्रुप में आ रहा होगा, ऑफ द ith रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। अब ये ith रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ बताया भी था कि ट्रांसलेशनल वेक्टर के बेसिस पर हम C2V की एक जो ये है कैसे बना इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। तो जो ये रो बनी हुई है, जैसे हमने पहली रो में TX के लिए जब हमने निकाला तो ये +1 -1 +1, ये जो एक रो बनी हुई है इनको हम बोल देते हैं ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो ये ith रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी भी रो की रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप इसको I मान लीजिए तो ये ith रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, आप इसको J मान लीजिए तो ये jth रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो मान लीजिए ये ith है, ये jth है, फिर ये kth है, तो अब ये ith और jth का मतलब होता है किसी भी लाइन की हम जो रो की रिप्रेजेंटेशन है बस वो, ठीक। और फिर हम उसी के एलिमेंट की बात करें तो अगर हम 1 डायमेंशनल की बात, यहाँ पर ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स बन के, ये मैट्रिक्स है सारी की सारी, ये 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और क्योंकि इनमें एक ही एलिमेंट है तो बस हम उसी एलिमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या लिखा है, टॉ जे R M डैश N डैश, और ये हमने यहाँ पर एक एस्टेरिक लगाया हुआ है, इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, और ये jth रो की है, ये ith रो की रिप्रेजेंटेशन थी, ये jth रो की रिप्रेजेंटेशन, यानी कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट R M डैश N डैश ऑफ द मैट्रिक्स R रिप्रेजेंटिंग Rth सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द jth रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। बिल्कुल सेम यही है, बस ये क्या है, बिल्कुल इसके जैसी ही है, मतलब बस ये jth ग्रुप की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, देखिए अगर हमें किसी मैट्रिक्स, सपोज हमारी यही वाली मैट्रिक्स थी, वैसे इसका तो नहीं बन सकता, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए हमारी एक मैट्रिक्स है जिसको मैं ऐसे बनाना चाह रही हूँ, और उसमें यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मैंने डैश बना दिए, सपोज ये एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम a + i b लिख रहे हैं, सपोज पहला एलिमेंट हमने ये लिख दिया। फिर अगर हम दूसरा एलिमेंट लिखना चाहें, सपोज मैंने यहाँ पर b + i c लिख दिया, फिर हम तीसरा एलिमेंट लिखना चाहें c + i d लिख दिया, सपोज ऐसे लिखा है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स, इस मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है बस इसमें जो साइन बना हुआ है इस साइन को चेंज करके अगर हम लिख देंगे तो वो उस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा। माने हम लिखेंगे a - ib b - ic और c - id, ठीक है। बस ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है। हालांकि यहाँ पर हमें इसकी कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जितनी भी हमारी मैट्रिक्स बनेंगी उसमें कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ ही नहीं करते हैं, या तो सिंपल नंबर यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा इसकी कोई वो मतलब वैल्यू नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ भी लिखेंगे। अभी हम इसकी सिंपलर फॉर्म देखेंगे तब आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सब खत्म हो गया, पूरी रो खत्म हुई। अब यहाँ पर आया H तो हम इतने टाइम से बताते ही आ रहे हैं कि ये ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप होता है। फिर ये जो I और IJ है, इसका क्या मतलब है, I और यहाँ पर I जो ये जो कैपिटल I है जो ये शो कर रहा है, ये डायमेंशन शो कर रहा है किसकी, ith और jth रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। जो हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी आपको दिखाई, तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशंस की डायमेंशंस को शो कर रहा है। डायमेंशंस मतलब मैट्रिक्स की डायमेंशंस, यहाँ पर जैसे कि ये सारी की सारी 1 डायमेंशंस, ठीक है।
which respectively are equal to the order of corresponding matrices of a group। ये तो मैंने आपको भी बताया ही कि अगर हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बना देते हैं तो ये इसका ऑर्डर भी होता है और यही इसकी डायमेंशन। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि हमारा सेम नंबर ऑफ रो है और सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो वहाँ पर जो भी ये नंबर होता है वो उसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई आई आई और आई जे का मतलब। अब नेक्स्ट क्या बचा इसमें, ये हमने बना रखा है डेल्टा आई जे, फिर डेल्टा एम एम डैश और डेल्टा एन एन डैश। इस डेल्टा को हम क्या कहते हैं, ये डेल्टा होता है क्रोनेकर डेल्टा। अब ये क्रोनेकर डेल्टा क्या चीज़ है, क्रोनेकर डेल्टा होता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर भी हमने दो ही वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक आई जे, यहाँ पर एम एम डैश और ये एन एन डैश। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं। अगर ये दोनों वेरिएबल्स हुए यहाँ पर इक्वल, तो जो इसकी वैल्यू होगी डेल्टा की वो होती है 1। अगर दोनों के दोनों इक्वल हुए, एक जैसे हुए, और अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हुए तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं डेल्टा के नीचे यहाँ पर लिख दूँ 1 और ये लिख दूँ 2, तो ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो जब ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। और अगर मैं लिख दूँ 2 2, यानी दोनों वेरिएबल्स हमारे सेम हैं, तो जब दोनों वेरिएबल्स सेम होंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो बस ये यहाँ पर दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता है जिसको हम क्रोनेकर डेल्टा बोल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ अभी इट्स वैल्यू इफ आई इज इक्वल टू जे, यानी दोनों के दोनों अगर सिमिलर हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0, और अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, दोनों के दोनों अगर सेम है तो वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इस थ्योरम में जो भी हमने ये यूज़ किए हुए हैं टर्म्स, जो हमने यहाँ पर यूज़ कर रखी हैं, उनका मीनिंग है ये। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये एक तो ये आपको याद होनी चाहिए और फिर इनका मीनिंग आपके सामने है यहाँ पर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज पर कि जो जीओटी के है, इसको हम, इस थ्योरम को हम तीन सिंपलर फॉर्म्स में, इसी पूरी इक्वेशन को हम तीन सिंपलर फॉर्म्स में लिख भी सकते हैं। तो वो सिंपलर फॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पर इसका प्रूफ तो है नहीं, तो सिंपल हम इसको, इसलिए हम इसको तीन सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रही हूँ, सिंपल आपको एक सिंपलर इक्वेशंस है उसका इलस्ट्रेशन कैसे होगा बस वो बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये सिंपलर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ जीओटी। तो सिंपलर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो तीन इक्वेशंस हैं। तो पहली इक्वेशन उसमें से ये आएगी, समेशन आर टॉ आई आर एम एन और टॉ जे आर एम एन इज इक्वल टू 0 इफ आई ये इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखो ये अपने आप से 0 हो ही जाएगी। देखो ये वाली टर्म हमारी 0 हो ही जानी है अगर हम यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स हमारी जो है i इज इक्वल टू नॉट जे है। तो जब i इज इक्वल टू नॉट जे होगा तो ये पूरी टर्म, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है हमारी 0 हो जाने वाली है। तो वही हमने यहाँ लिखा है सिग्मा सॉरी समेशन आर टॉ आई आर एम एन और टॉ जे आर एम एन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, this implies that the sum of the products of the corresponding elements of matrices of the various symmetry operations belonging to different irreducible representation is 0। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, टॉ आई और ये ले रखा है टॉ जे, यानी कि ये दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं और दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग से मतलब होता है जो एलिमेंट हमने टॉ आई में लिया वही एलिमेंट हमें टॉ जे में भी लेना है। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट को हमने, दोनों एलिमेंट का हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो जैसे सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कैसे बताया गया है। ये हमारी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारी दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो आप इसको एक को आईएथ मान लीजिए और एक को जेएथ मान लीजिए। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन, अब हमने लिए इनके एलिमेंट्स, जैसे ई जो हमारा ऑपरेशन था उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएंगे दोनों में देखने हैं हमें, दोनों डिफरेंट उसमें रिप्रेजेंटेशन में। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, इसका भी एक प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, उनका सम, उनका समेशन जो है वो 0 के इक्वल होगा। यही हमें यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब ये आया। ठीक है, तो अब हम देख भी लेते हैं कि कैसे वो 0 आया। तो हमने ले गया, अब हमने यहाँ इसको टॉ एक्स मान लिया, इसको टॉ वाई और टॉ जेड। ठीक है, आप चाहे तो आई
जे, और ये भी लिख सकते हैं, तो हमने आ रहा था ये टॉ एक्स टॉ वाई टॉ जेड। ठीक, हमने ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ली। अब इसी रूल को हमने यहाँ पर फॉलो किया। हमने क्या करा, टॉ एक्स एंड टॉ वाई, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन का जो भी एलिमेंट था वो हमने यहाँ पर ले लिया। इन दोनों रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, इन दोनों रिप्रेजेंटेशन का, और ये हमने इज इक्वल टू 0 लिख दिया। और यही एलिमेंट हम अगर यहाँ लें, इसका एलिमेंट +1, इसका भी +1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, प्लस -1 और -1, ये भी -1 और ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर प्लस ये +1 है, ये -1 है, फिर दोनों का प्रोडक्ट, फिर प्लस -1 और +1, इन दोनों का प्रोडक्ट। इनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0। तो ये इलस्ट्रेशन थी इसकी फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की। हाँ, अच्छा, इसमें हाँ एक चीज़ और बताई गई कि सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट सम इज 0 फॉर ईच ऑफ द 2 रिप्रेजेंटेशंस। आप कोई से भी 2 रिप्रेजेंटेशन, हमने टॉ एक्स टॉ वाई ली थी, आप टॉ वाई टॉ जेड के लिए भी ये करके देख सकते हैं, आप टॉ एक्स और टॉ जेड के लिए भी ये करके देख सकते हैं। सबके लिए आंसर जो है आपका 0 आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट है टॉ आई आर एम एन, और टॉ आई आर एम डैश और एन डैश इज इक्वल टू 0। फिर वही है हमारा कि m इज इक्वल टू एम, जो हमने यहाँ पर जो ये m लिखे, ये जो m डैश है या n डैश है, यहाँ पर इसका मतलब है या तो ये दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर है अगर हम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो यहाँ एंड या और करके आ सकता है कुछ भी, जब भी हम आगे रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारी कंडीशन भी थी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हमारा जो आ जाएगा आंसर 0 आएगा, ठीक। अब इस लाइन, इसका इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट द सम ऑफ द, अब हम देखो टॉ आई ले रहे हैं, यानी कि हम एक ही रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, सेम रिप्रेजेंटेशन में, और सेम रिप्रेजेंटेशन में हम ये एक एलिमेंट ले रहे हैं और ये एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, उसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट और एक दूसरा एलिमेंट। तो जब हमें 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हमने यहाँ पर इसीलिए 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ली है C3V पॉइंट ग्रुप की। और ये पूरी की पूरी जो है, पूरी की पूरी एक IR है, मतलब पूरी की पूरी एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने बेसिस जो लिए थे वो TX और TY लिए थे। This implies that the sum of the products of the 2 corresponding different elements of the matrices of the various symmetry operations belonging to the same irreducible representation is 0. इस लाइन का क्या मतलब हो गया, तो हमने जो ये इलस्ट्रेशन दिखाई है ये हमने पॉइंट ग्रुप C3 भी लिया है, और उस ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनी है जब हमने बेसिस लिए थे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स TX एंड TY, ठीक। उसके बेसिस पर हमने ये पूरी की पूरी जो है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनाई। अब हमने यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने सपोज ये कोई मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और जो हमने ये एलिमेंट और ये एलिमेंट लिया है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी हमें ये और ये ही लेना है, इनका ही प्रोडक्ट लेना है, फिर इसमें भी हमें यही दोनों एलिमेंट लेने। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है वही एलिमेंट्स जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वही एलिमेंट्स हमें यहाँ पर भी लेने हैं, ठीक है। तो हमें सेम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में तो सेम है, इसलिए टॉ आई और टॉ आई है, और ये एक एलिमेंट है और ये एक दूसरा एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक दूसरा एलिमेंट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और जितने भी ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सारे लिखा है 2 कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द वेरियस सिमेट्री ऑपरेशंस, डिफरेंट सिमेट्री ऑपरेशंस के ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेंगे और इनका जब प्रोडक्ट लगाएंगे और प्रोडक्ट का जो सम लेंगे वो 0 होना चाहिए। तो हमने मैट्रिक्स एलिमेंट कौन से लिए, 1 1 का क्या मतलब है, 1 1 का ये मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और फिर ले रहे हैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो ये वाले जब दोनों एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, इसलिए हमने 1 1 और 1 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही हमने लिया, ई का हमने 1 1 भी लिया है और ई का ही हमने 1 2 लिया है। फिर C3 1 के लिए भी हमने 1 1 लिया है और 1 2 लिया है। फिर C3 2 के लिए भी हमने 1 1 और 1 2 लिया है, और सबके प्रोडक्ट को हमने प्लस कर दिया है, और आंसर हमारा 0 आएगा। अब कैसे आएगा वो हम यहाँ देख ले रहे हैं।
ये 1 इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये 1 इंटू ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय -3/2 वो हमने कर दिया, फिर प्लस किया माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय √3/2, फिर प्लस किया 1 इंटू ज़ीरो, फिर प्लस किया -1/2 -3/2, ठीक है, फिर प्लस किया ये सब कुछ और इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रांसलेशनल वेक्टर वाली मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई नहीं है। ये आपको अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको समझनी है तो मैं आपके लिए इसका एक वीडियो बना दूंगी, तो मैं आपको उसको समझा सकती हूँ। हालांकि ट्रांसलेशन वेक्टर को जब हमने बेसिस लिया, मैंने वो सिर्फ C2V के केसेस में सारे समझाए हुए हैं, तो अगर आपको C3V की समझने की ये कैसे आया है तो मैं आपको समझा सकती हूँ, अगर आप कहेंगे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन रही जिसमें हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब और इसी तरह से वही सिमिलरली वर्किंग फॉर अदर पेयर्स हम क्या कर सकते हैं, और पेयर्स के लिए भी मान ले हम इसके साथ तो देख ही चुके हैं, अब हम इसको इसके साथ भी देख सकते हैं, या इसको इसके साथ देख सकते हैं, या इन दोनों को देख सकते हैं। तो वही सब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर पेयर्स 1 1 और 2 1 वाला ले सकते हैं, यानी कि सेकंड रो ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम ले लेंगे, 1 1 लिया, सेकंड रो ली, सेकेंडरी कॉलम ले लिया, सेकंड रो ले ली, फर्स्ट कॉलम ले लिया, और सेकंड रो ले ली, सेकंड कॉलम ले लिया, कुछ भी ले लेंगे, सबका जो सम आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक, अब हमारी जो थर्ड फॉर्म आई वो थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंटेशन सेम ले रखी है, और आप देख रहे हैं एलिमेंट भी सेम ले रखे हैं। रिप्रेजेंटेशन तो सेम है ही है, एलिमेंट भी हमारे सेम है। पिछली बार एलिमेंट डिफरेंट थे, तभी हमने इसको m' और n' लिखा था। ठीक, इसका इक्वल होगा HI/II। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने सेम ही एलिमेंट ले रखे हैं सेम रिप्रेजेंटेशन के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्क्वायर हो गया उस एलिमेंट का। तो दिस इंप्लाइज दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए सारे सिमेट्री ऑपरेशंस के, of the various belonging to the same irreducible representation is equal to the order of the point group divided by the dimensions of the matrices of the IR। H को मैंने अभी बताया था ऑर्डर होता है डिवाइडेड बाय, और I का मतलब होता है उसकी डायमेंशन से, तो ऑर्डर डिवाइडेड बाय डायमेंशंस आ जाएगा उस पर्टिकुलर IR का। ठीक, जैसे अब फिर से हम इलस्ट्रेट कर लेते हैं इसको इसी सेम मैट्रिक्स के लिए, इसी मैट्रिक्स में हमें ये काम करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से हमें तो सेम ही एलिमेंट रखना है, तो टेकिंग द एलिमेंट 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसी का स्क्वायर करना है, प्लस फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस इसका स्क्वायर करना है, प्लस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसका इन सब का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी और सब इनका स्क्वायर करके आएगा आंसर। तो वो हमारा क्या आना चाहिए, आंसर जो आ रहा है हमारा वो 3 आ रहा है, और 3 किसके इक्वल होगा, 6/2, यानी कि 6 जो है इसका ऑर्डर है। C3V पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो होता है 6। ठीक है, और जो हमारी ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी, इसका डायमेंशंस क्या है, ये 2 डायमेंशन देखने में ही पता चल रहा है, ये 2 × 2 ऑर्डर वाली है, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2 × 2 है, और डायमेंशंस जो हो गई वो हमारी 2 हो गई। तो डायमेंशंस हमने लिख दी नीचे, और इस पॉइंट ग्रुप का जो ऑर्डर था वो हमने लिख दिया ऊपर, तो आंसर हमारा 3 आ गया। तो ये हम, और मैंने आपको बताया था कि हम अगर हमें ऑर्डर निकालना है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो CN वाले जो जितने भी CNH हो या CNV हो, ठीक है, इनका जो ऑर्डर होता है वो 2n के बराबर होता है, यानी आपने सिर्फ n का नंबर रखना है और 2 से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि हमारा पॉइंट ग्रुप C3V था तो इसलिए 2 × मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा CX, तो C6 आ गया। तो जो CNH हो या CNV हो, हमारे पास हमेशा उसका ऑर्डर जो होगा वो 2n की टर्म में हम निकालेंगे उसका। ये मैं सब कुछ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, तो वो सब कुछ ठीक है। तो बस यही इलस्ट्रेशन हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ इस वाले एलिमेंट के लिए की, आप चाहे तो ये वाले एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तब हम जब ये एलिमेंट लेंगे तो इसका भी हम यही वाला एलिमेंट लेंगे, यानी कि हम फर्स्ट रो ले रहे हैं और सेकेंड कॉलम ले रहे हैं, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली वर्किंग फॉर अदर एलिमेंट्स, चाहे तो हम 1 2 ले लें, चाहे हम 2 1 ले लें, चाहे 2 2 ले लें, हम सबके लिए पाएंगे कि आंसर जो है वो हमारा 3 ही आ रहा है यहाँ पर। तो चाहे तो आप ये ले लें, चाहे आप ये लें, जब आप ये लेंगे तो
यहाँ पर हमें यही लेना पड़ेगा, इसका भी यही लेना पड़ेगा, इसका भी, इन सब का स्क्वायर करके देखेंगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, तो ये जो 3 फॉर्म्स थी, सिंपलर फॉर्म्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम आती है तो आपको ये सब वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमने इसको कि क्या है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। तो हम ये पूरा मैथमेटिकली हम इसको समझा सकते हैं, और अपने एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको समझा दी। तो ये पूरा जीओटी के बारे में था। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर निकालने लग जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इस जीओटी की हेल्प से, एप्लीकेशन एक्चुअली जीओटी की क्या है या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जीओटी क्या है, कि हमें 5 रूल्स देखने हैं वहाँ पर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो उसके जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो 5 रूल्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो जीओटी के कॉन्सिक्वेंसेज भी कह सकते हैं या उसकी एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।